चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 8 के 12 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है घर्षण। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को बंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यकता होती है तो आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को बंद कर देते हैं। क्या आप भी कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन बंद क्यों होता है? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही हो उस स्थिति में भी बंद हो जाती है। जब उस पर कोई बाहरी बल लगाया हो अंततः वह रुक जाती है। क्या आपको फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? आपने देखा होगा और केले के छिलके पर कदम पड़ते हैं हम क्यों फिसल जाते हैं। जैसे चित्र में यहाँ दिखाया गया है, किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है। आप इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों को उत्तर पाएंगे। चलिए घर्षण बल देखते हैं। क्रियाकलाप से देखें, मैं इस पर रखी किसी पुस्तक जैसे चित्र में यहाँ 12.2 के ए में दिखाया गया है, तो उसको धीरे से ढकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए और 12.2 के बी में दिखाया गया है जैसे। और उसके बाद क्या आप इस पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि ये पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए और इस बल को घर्षण बल कहते हैं। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा की ओर करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा की ओर कार्य करती है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करती है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपर्युक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर सामान्य घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करते हैं? आइए पता लगाते हैं घर्षण के घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक देते हैं। क्रियाकलाप से देखते हैं तो किसी ईंट के चारों ओर एक डेरी बांधिए और ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए जैसे 12.3 में दिखाया गया है। और आपको कुछ बल लगाना पड़ता है जैसे कि ईंट गति करना आरंभ करती है। कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए और इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट पर फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। अब ईंट का पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपर्युक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों के कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेट कर इस क्रियाकलाप को बांधिए और आपने क्या देखा है? कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलीय कमानी होती है जिसमें बल लगने पर प्रसार हो जाता है और कमानी के पास प्रसार की माप इसके आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेत द्वारा की जाती है और पैमाने का पाठ्यांक बल द्वारा बल का परिणाम होता है। दूसरा क्रियाकलाप देखिए, किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर लगने वाले अनंत समतल बनाइए और इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। जैसे चित्र 12.4 के ए में अनंत समतल के किसी बिंदु एक पर पेन के कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल लेस पर बिंदु से नीचे ढुलकाते दीजिए और रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करती है इस दूरी को नोट कीजिए। अब मेज पर कोई एक कपड़ा बिछा दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि एक कपड़े में सिलवटें न हो और उपयुक्त क्रियाकलाप को फिर से कीजिए। मेज पर रेत की पतली फर्श बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए और समस्त क्रियाकलापों को अनंत समतल का ढलान समान रखिए। किसी स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती है और इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। और क्या सेल द्वारा चली दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसी की प्रकृति पर निर्भर करता है? क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ पर चिपकनापन
घर्षण भी चली गई दूरी को प्रभावित करती है। बूझो कहता है, मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमाल का टुकड़ा लपेट कर करूँगा। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं और उनमें भी बहुत सारे सूक्ष्म अनियमितताएं होती है, जैसे चित्र 12.5 में दिया गया है। दो पृष्ठों की अनियमितताओं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हम इस अंतर्बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है। अंततः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होती है। हमने यह सीखा था कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट कीजिए कि यदि पृष्ठों के बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींच कर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो और यह बल कोई व्यक्ति तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। आपने इस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था, जैसे चित्र में यहाँ दिया गया है। और यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो आप इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है? विराम अवस्था किसी बक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम के गति से प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। और इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल के गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण का माप होती है। जब वक्ष सरकना आरंभ करता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं का उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस जाए। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण के कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स के में गति प्रारंभ करने की अपेक्षा पहले ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होती है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य दिखते हैं। जब आपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए और किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसी कपड़े रखना आसान है। मान लीजिए कि किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है और तथा वह उस पर पकाने के लिए तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा कठिन अधिक होगी? जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़ने रखना संभव हो पाएगा? यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। और क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चाक में श्याम पट्ट लिखते हैं तो श्याम पट्ट का रुक्ष पृष्ठ घर द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्याम पट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्याम पट्ट और आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ हो सकती थी और न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित किया जा सकता है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकती यदि वहाँ घर्षण न हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, चाहे वह पेंच, बॉल, बेरिंग अथवा जूते के सोल ही क्यों ना हो, जैसे चित्र में यहाँ दिया गया है। और आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पीटी सीढ़ियाँ देखी होगी और घर्षण से ऊष्मा की उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेली के तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए और आप अनुभव कर पाते हैं। क्या अनुभव करते हैं? जब आप
माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। और आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। और आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। घर्षण बढ़ाना या घटाना देखते हैं। पिछले अनुभागों में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होती है। क्या आपने कभी यह सोचा था कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों होती है और कांचे जूते की फर्श से पकड़ लेते हैं, जिसके कारण आप चल नहीं पाते, चलने में सुरक्षित नहीं रहते हैं। और इस प्रकार जिस घर्षण खांचे जूते की फर्श को पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं, जिसके सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनाती है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पेडलों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह भी देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपनी प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सके। व्यायामी अपने हाथों को उसी रुक्ष पदार्थ लगा देते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बनाया जा सके। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहते हैं। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों घिस सकते हैं। और आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल के कुछ बूंदे डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक यानी मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीज लगाते हैं। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता के वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन में गतिशील पुर्जों यानी भागों के बीच लगाते हैं तो वहां उनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाती हैं और इस प्रकार अनियमितताओं का अंतर्संबंध का अंतर्पार्षण काफ़ी सीमा तक दूर हो जाती है। गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने पर सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। बूझो कहता है क्या हम पृष्ठों की पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं। पहली करती घर्षण कदापि तो पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता और उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती है। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। देखते हैं आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जरे देखे होंगे और ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा ही आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए हम पता लगाते हैं। क्रियाकलाप से देखें, बेलनाकार आकृति के कुछ पेंसिल लीजिए। इसमें मेज पर एक दूसरे के समानांतर रखिए और उसके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। अब पुस्तक को ढकेलिए और आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लुटनेट गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव कर पाते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने में घर्षण कम हो गया है। क्या आपने भारी मशीन को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति की प्रतिरोध को
लोटने के घर्षण कहते हैं और लोटन घर्षण कम कर देते हैं। किसी वस्तु को दूसरे वस्तु पर रखने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि लोरल जरा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि पहिए का आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लोटने के घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में संपर्क को बाल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच बाल बेयरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण है। तरल घर्षण देखे हैं। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी उनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं का घर्षण बल लगाते हैं। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है और इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किया जाता है। अतः वस्तु को विशिष्ट आकृतियां दी जाती है। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलती है। पक्षी तथा मछली तरल में गति करते हैं और उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। आपने इस आकृतियों के बारे में क्लास 6 में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति यानी जहाजों की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए और क्या आप इसकी आकृति तथा इसके पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। प्रमुख शब्द बाल बेयरिंग, कर्षण, तरल घर्षण, घर्षण अंतर संबंध, वर्षनेहक, लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण।